हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का। तो आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। कमेंट कीजिए कैसा गया एग्जाम। तो ये हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसका कोड है 5811 सेट 1 एंड सेम सेट 2 सेट 3 का भी यही आंसर है। तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है। तो बच्चे कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको, कौन सा सेट इजी था सेट 1 2 3 में से। तो अभी हम इसका पहले इसको इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं, देन हिंदी में भी कर लेंगे। तो देखिए सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करंट अकाउंट के कंटेक्स्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं ना, करंट और कैपिटल। तो आपको करंट अकाउंट के कंटेक्स्ट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, जो गलत था, इनकरेक्ट वाला ढूंढना था। तो आपको पता है कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं वो तो क्रेडिट साइड होते हैं, और जो पेमेंट्स होती है वो आपकी डेबिट साइड होती है ना। तो रिसिप्ट मतलब जो मिलेगा वो क्रेडिट और जो जाएगा पेमेंट होंगी वो डेबिट होगी। ठीक है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज जब होंगी तो आपको रिसिप्ट आएंगे ना, वहाँ से रिसिप्ट आएंगी, है ना। एक्सपोर्ट जब होता है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड तो क्रेडिट होगा, रिसिप्ट क्योंकि क्रेडिट होती है, बिल्कुल ठीक है ये। सेकेंड है इंपोर्ट ऑफ गुड। इंपोर्ट जब करते तो हम पेमेंट करते हैं, है ना। तो इंपोर्ट मतलब पेमेंट से, तो पेमेंट जो होती है डेबिट में जाती है, ये भी ठीक है आपका सेकंड वाला। सी ऑप्शन देखो, ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स है तो इसलिए डेबिट, यस ये भी ठीक है आपका। ऑल ट्रांसफर रिसिप्ट्स रिकॉर्डेड एट डेबिट आइटम। तो रिसिप्ट तो मैंने अभी बताया ना आपको, रिसिप्ट कहाँ पे जाती है, क्रेडिट में। तो ये आपका गलत है, डी ऑप्शन वाला गलत है, इनकरेक्ट वाला ही ढूंढना था। तो आई होप सबने इनकरेक्ट पे यही टिक किया होगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। तो क्योंकि रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स डेबिट साइड नहीं होती, ये क्रेडिट साइड होती है, तो इसलिए ये वाला इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही चूज करना था। तो डी ऑप्शन आपका टिक, मतलब फर्स्ट का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप सबने ये लिखा होगा। कमेंट कीजिए किस किसने ये ऑप्शन पे टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो सारे सेट्स के सोल्यूशन हो जाएंगे, अदर कोड्स के भी। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का। क्वेश्चन 2 देखिए, फ्रॉम द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। कॉलम 1 और 2 में आपको करेक्ट पेयर चूज करना था, यानी कि ये जो है पेयरिंग कर रखी है इन्होंने ऑलरेडी। अब इसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट होगा, वो आपको चूज करना है। तो जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओल्ड एज पेंशन में आता है, नहीं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है ओल्ड एज पेंशन, वो तो कंपनसेशन होता है ना। तो ये तो गलत मैच कर रखा है इन्होंने, आपको करेक्ट वाला ढूंढना है। तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट मिलता है, यस एंटरप्रेन्योरशिप की जो इनकम होती है वो उसका प्रॉफिट होता है ना, तो ये वाला करेक्ट मैच है। तो बी वाला करेक्ट है। ठीक है। मिक्स्ड इनकम में तो ये नहीं आएगा, एंड कंपनसेशन में इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल नहीं आएगा। तो ये बी वाला आपको करेक्ट पेयर दे रखा है। इनकम जो एंटरप्रेन्योरशिप की होती है वो प्रॉफिट होती है। तो बी ऑप्शन, बी का सेकेंड वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बी ऑप्शन मतलब बी को आपको सेकंड से करना था और वो बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन पे किस किसने टिक किया है सेकंड का, बिल्कुल ठीक है उनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन एमलगमेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो दोनों का मिला जुला, दोनों जो रेट सिस्टम होते हैं एक्सचेंज रेट फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, उनका एमलगमेशन होता है। यस बिल्कुल ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग में दोनों के कुछ क्वालिटी फिक्स्ड की होती है, कुछ फ्लैक्सिबल की होती है। तो यस बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट 1। एंड 2 बोल रहा है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज को हम इस नोन एज हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर, यस इसलिए भी इसको, क्योंकि दोनों का एमलगमेशन है ना, तो इसलिए इसको हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। तो फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, सेकेंड वाला भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है एंड सेकेंड भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। सी ऑप्शन पे किस किस बच्चे ने टिक किया, बिल्कुल ठीक आंसर है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इरफान एक स्टूडेंट है, वो बोरो करता है 80,000 फाइनेंस हिज कॉलेज फीस, अपनी कॉलेज फी को पे करने के लिए। उसने प्लान किया कि वो रिपेमेंट करेगा लोन को 6 मंथ आफ्टर हिज ग्रेजुएशन और पेमेंट ओवर ए स्पैन ऑफ 10 ईयर स्पैन में। तो ये कौन सा फंक्शन ऑफ मनी है, तो ये एक तरह से फंक्शन ऑफ मनी है
कि वो बाद में फ्यूचर पेमेंट करेगा। तो फ्यूचर पेमेंट मतलब फंक्शन ऑफ मनी, आपको पता ना फ्यूचर पेमेंट का कौन सा फंक्शन होता है, ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो फ्यूचर पेमेंट होती है उसको हम कौन सा फंक्शन कहते हैं मनी का, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आई होप ये सबको पता होगा, जो भी फ्यूचर पेमेंट्स होती है वो आपकी किस में आती है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स भी कहते हैं हम इन्हें, ठीक है, जो फ्यूचर में होती है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है फोर्थ का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सपोज अ सेविंग कर्व ऑफ इकोनॉमी मेक्स एन इंटरसेप्ट एट ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ 50 करोड़ इन द इकोनॉमी 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। और आपको पूछा है इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना था। तो आपको सेविंग फंक्शन, सेविंग कर्व पता होगा कि कोई भी सेविंग कर्व जो होता है, अगर यहाँ एस है और यहाँ वाई है ना, तो सेविंग कर्व का इंटरसेप्ट हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। और ये जो नेगेटिव होता है ये कौन से इंटरसेप्ट से स्टार्ट होता है, ये माइनस सी बार से होता है। सी बार जितना भी होगा उसका नेगेटिव होता है। तो आपको माइनस सी बार 50 दिया हुआ है, या फिर इसे एस बार भी कह सकते हैं, ऑटोनोमस सेविंग। और MPS आपको 20% दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि सेविंग कितना कर रहा है इकोनॉमी में, इंक्रीज 20% इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, यानी कि 20% इंक्रीज सेव्ड हो रहा है। तो ये MPS गिवन है आपको 20%। अब इसका 0 से 0 काटो तो ये 2/10 का मतलब 0.2 दिया हुआ है आपको MPS। और आपको पता है K जो मल्टीप्लायर होता है वो 1/1 - MPC होता है, या फिर डेल्टा Y/डेल्टा I, ये भी सबको पता होगा, है ना। तो बट फिलहाल तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, K = 1/1 - MPC, और 1 - MPC MPS के बराबर होता है। तो K का फॉर्मूला 1/MPS भी होता है। MPS आपको 0.2 दिया है, तो MPS तो 0.2 है, तो इसका पॉइंट हटाओगे आप तो ऊपर 10 आ जाएगा ना, तो 2 से कट के 10, 5 आंसर आएगा। 5 आंसर किस किस का मल्टीप्लायर का आया कमेंट करना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। तो ये भी सबको आता ही होगा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने थे। के ये वाला फॉर्मूला भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो आपको डायरेक्ट MPS गिवन है और आपको MPS 0.2 दिया हुआ है, इसका कोई रोल ही नहीं था, जस्ट MPS से ही आपको 5 आंसर आ जाएगा। तो 5B ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 देखेंगे। एजर्शन है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पब्लिक। पब्लिक गुड जो पब्लिक कंज्यूम करती है। यस बिल्कुल ठीक है, पब्लिक गुड क्या होती है, पब्लिक ही तो कंज्यूम करती है ना। तो क्वेश्चन 6 में एजर्शन तो ठीक है, पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूम होते हैं, पब्लिक कंज्यूम करती है कलेक्टिवली, बिल्कुल ठीक है। रीजन है पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल और राइवलरस होते हैं। तो देखो ये आपका इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना वो एक्सक्लूडेबल की जगह नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है, और नॉन राइवलरस होते हैं। पब्लिक गुड कैसे होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस। हाँ प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल और राइवलरस होते हैं। अगर यहाँ प्राइवेट गुड होता तो ये रीज़न ठीक होता, बट यहाँ पे पब्लिक गुड जो होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। अब ये अगर मीनिंग आपको नहीं पता, जैसे नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब जो होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन यूज़र टू एक्सक्लूड या कंज्यूम या बेनिफिट अदर फ्रॉम यूजिंग गुड्स। मतलब एक यूज़र को उसको किसी भी गुड को कंज्यूम या बेनिफिट लेने से कोई मना नहीं कर सकता, यानी हर एक इसका फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। हर एक को इसका बेनिफिट मिलता है, हर एक को इसको कंज्यूम करने को मिलता है। और नॉन राइवलरस का मतलब होता है एक पर्सन का कंजप्शन डज नॉट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ अदर टू कंज्यूम इट। मतलब अगर कोई एक पर्सन कंजप्शन कर रहा है तो उससे दूसरे की एबिलिटी इसको कंज्यूम करने की इफेक्ट नहीं होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये नॉन राइवलरस होता है। तो पब्लिक गुड जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। अगर यहाँ पे प्राइवेट गुड होता तो बिल्कुल ठीक होता है ये, बट पब्लिक गुड मैंने आपको बता दिया कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस होते हैं। मीनिंग भी आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, इनकरेक्ट है। तो एजर्शन सही है बट रीज़न इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबने ऑप्शन सी पे टिक किया होगा। एजर्शन तो ठीक है बट रीज़न फॉल्स है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th। सपोज द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC 0.8 है एंड नेशनल इनकम 4000 करोड़ थी। वैल्यू ऑफ सेविंग आपको निकालनी थी। तो यहाँ पे आपको पहले तो APC गिवन है ना, तो APC का आपको फॉर्मूला आता है ना, APC होता है C/Y। अब APC आपको 0.8 गिवन है, C आपको नहीं पता, कंजप्शन, Y इनकम तो पता है 4000 दी हुई है ना। अब इसको C निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
तो सी तो 1 से मल्टीप्लाई होके सी आ गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब 8 4 जा कितना होता है 32 एंड 1 2 3 3 0 थी बट 32 में 3 0 है बट क्योंकि एक के बाद डेसिमल भी है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो ये 3200 आ जाएगा। तो सी आपका 3200 आ गया। अब सेविंग कैसे निकलती है y माइनस सी, क्योंकि y क्या किससे बना होता है सी प्लस एस से ना, तो सेविंग कैसे निकलेगी y में से सी कंजप्शन को माइनस करके। तो y आपको 4000 दिया है, कंजप्शन आपने निकाल लिया 3200, तो इसमें से माइनस करोगे तो 800 सेविंग आएगी। तो आई होप सबकी 800 ही आई हो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो 800 डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, 800 करोड़ डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कमर्शियल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करते हैं आपको पता भी होगा, ये क्रिएट करते हैं क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन का काम किसका होता है, कमर्शियल बैंक का होता है। ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, ये भी ठीक है। पब्लिक से क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स। एंड डिपॉजिट जो होते हैं इनके लिए लाइबिलिटी होती है। यस, इन्हें ये जो डिपॉजिट ये पब्लिक से लेते हैं ये बाद में पे भी तो करते हैं ना उनको, तो ये उनके लिए लाइबिलिटी होती है, विद इंटरेस्ट भी देते हैं कई बार, तो ये लाइबिलिटी ही है। ठीक है, क्योंकि इन्हें पे करना होता है इनको। पब्लिक जब ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो इनको बाद में पे भी तो करना होता है ना बैंकों को, तो इसलिए ये लाइबिलिटी जो डिपॉजिट मिलते हैं इनके लिए लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है एंड थर्ड भी ठीक है। फोर्थ गलत है क्योंकि ये लिखा है कि दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। नो, आरबीआई के बिहाफ पे थोड़ा ना एक्सेप्ट करते डिपॉजिट। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये आपने करेक्ट है, तो इनमें से तीनों करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड ए ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर है। तो किस किस बच्चे ने 8th का क्वेश्चन ए ऑप्शन किया है, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है, ये सारे करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ वाला इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए 9th, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ ऑफ 600 करोड़ एंड इम्पोर्ट करती है गुड वर्थ ऑफ 450 करोड़, वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको निकालना था। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअल में ट्रेड है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला जो होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लेना होता है। ठीक है, यहाँ रखना, सर्विसेज नहीं लेनी होती, बीओटी में जस्ट गुड्स लेने हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये बीओटी का फॉर्मूला है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा होना चाहिए, गुड्स, तो ये क्योंकि ये बीओटी विजिबल आइटम से बनती है इसलिए यहाँ पे गुड्स सर्विसेज नहीं लेने होते। एक्सपोर्ट ऑफ गुड और इम्पोर्ट ऑफ गुड लेना होता है, माइनस करना होता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आपको दिया हुआ था 600 एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ था आपको 450 करोड़, ले सकते थे फॉर्मूले में, है ना। अब इसमें से इसको माइनस करो 150, देखो ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो प्लस में आएगा। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होता तो माइनस में आता, बट ये एक्सपोर्ट ज़्यादा तो इसलिए प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब ये सरप्लस है, 150 करोड़ सरप्लस है। तो यहाँ पे आंसर सरप्लस 150 आएगा, बी ऑप्शन। सरप्लस क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव आया, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा आया है तो इसलिए ये सरप्लस में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया है, बिल्कुल ठीक है, उनका कमेंट ज़रूर करना। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा ना वीडियो का, वो हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में लिख देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में एंड प्लेलिस्ट को भी चेक करना। तो 10th क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको करेक्ट पेयर चूज करना है, यानी सारे करेक्ट नहीं है, कुछ एक ही करेक्ट पेयर है तो उसको चूज करना है। तो ए ऑप्शन है नॉन टैक्स रिवेन्यू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जीएसटी तो आपका टैक्स रिवेन्यू होता है ना, ये तो गलत है, नॉन टैक्स थोड़ी ना, जीएसटी तो आपका टैक्स रिवेन्यू है, तो ये आपका गलत पेयर है, इनकरेक्ट पेयर है। इनडायरेक्ट टैक्स फ्री राइडर, नो, फ्री राइडर कोई इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोरोइंग होती है, नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो क्या होते हैं, खर्चे होते हैं ना। तो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो हम पेमेंट करेंगे, है ना, अगर हम पेमेंट करते किसी बोरोइंग की तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। अभी फिलहाल तो बोरोइंग लिखा है जस्ट, यानी हमने लिया है, तो ये तो रिसिप्ट है हमारी, ये रिसिप्ट है, बोरोइंग एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है। तो प्राइवेट गुड्स राइवलर्स नेचर के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, राइवलर्स होते हैं। राइवलर्स का मतलब ये एबिलिटी पे डिपेंड करते हैं लोगों की कि कौन इसे अफोर्ड कर पाए, है ना। तो एबिलिटी जो जैसे कुछ महंगी चीज़ें होती है तो हर कोई अफोर्ड थोड़ा ना कर पाता है, तो एबिलिटी पे ये डिपेंड करते हैं कि कौन कौन इन्हें अफोर्ड कर सकता है ना। और अगर एक ने, अगर कोई
अगर मतलब कोई एक बायर खरीद लेता है तो दूसरे के लिए कम हो जाते हैं ना, राइवलर्स नेचर के होते हैं। यस, प्राइवेट गुड राइवलर्स होते हैं एंड एक्सक्लूडेबल भी होते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो ये वाला करेक्ट पेयर है, प्राइवेट गुड राइवलर्स नेचर के होते हैं, यानी डी फोर्थ आपका डी ऑप्शन में था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 10th का। तो आई होप सबने यही आंसर लिखा होगा एंड वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड ये इसका 11 को हम न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद आपको क्वेश्चन आया था NFIA और नेट एक्सपोर्ट में डिफरेंस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सबने कर भी लिया होगा। गवर्नमेंट हैड लॉन्च इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन टू प्रमोट टूरिज्म इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। एलिब्रेट करना था कैंपेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इम्पैक्ट, है ना, इस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। और अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना नेचर ऑफ बजट एक्सपेंडिचर कैसा है ये, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। ऑब्जेक्टिव पूछा था इसका। सपोज एन इकोनॉमी प्राइमरी डिपॉजिट दिए हुए, रिजर्व रेशियो दिया हुआ है, आपको टोटल डिपॉजिट्स निकालना था। तो ये न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके। एंड 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो ताकि मैं इसका जल्दी जल्दी कंप्लीट सोल्यूशन करूँ। इसका पार्ट 2 जो बनेगा वो नेक्स्ट में बनेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना एंड प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना। अदर कोर्स की सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ गया होगा। 10th का आंसर आपका डी वाला है। एंड इसमें कितना आया है 150 अधिशेष, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ए ऑप्शन करेक्ट है 8th का। 7th का आपका 800 आएगा डी ऑप्शन। एंड 6th का आपका असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है, सी ऑप्शन। इसमें आपको निवेश गुणक निकालना था, 5 आएगा बी ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, सी ऑप्शन, 3rd का सी। एंड सेकंड का आपका कौन सा वाला सही है, तो यहाँ पे आपका बी वाला, बी ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन। एंड फर्स्ट का आंसर आपको मैंने पहले बता दिया था, ये डी वाला इसका इनकरेक्ट है, तो डी पे टिक लगाना था आपको, है ना। तो अभी हम इसका इतना ही क्वेश्चन करेंगे, इसको हम जल्दी जल्दी सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो एंड इस क्वेश्चन पेपर को देख लो, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में ये न्यूमेरिकल भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, कंजप्शन वाला। नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा पूरे पेपर का। ये इसका सेक्शन बी है, इसके भी हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में। तो फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर आपके नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है एंड अदर कोर्स का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, सारे कोर्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बताइएगा कौन सा सेट इजी था, कौन सा हार्ड था। इसका PDF लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक चैनल पेज पे चेक कर लेना। तो आई होप वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।